हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवांश उपाध्याय। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे अच्छे से जानते ही होंगे। मैं पिछले काफी सालों से बीएससी फिजिक्स की क्लासेस आपकी लेता हूँ। तो आज या 2-3 दिन पहले जो फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर हुआ था उसकी आंसर की के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं ज्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है जी, चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ऑसिलेटर से, और उसमें ये पूछा है कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज। हम पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। कौन क्या पूछा है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कौन सा है इनमें से? तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके पास क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, कौन सा? क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये आपको क्या कहलाता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, इसके पास हाई क्यू फैक्टर होता है। क्या होता है? हाई क्यू फैक्टर मीन्स क्वालिटी फैक्टर होता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी, क्रिस्टल ऑसिलेटर। अब आते हैं सेकंड। आ गया भाई कपलिंग कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। कपलिंग कैपेसिटर जिसे सीसी से रिप्रेजेंट करते थे। कैपेसिटर की खासियत क्या होती है? इसमें डीसी कंपोनेंट को लेकर आओगे तो यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन अगर आप एसी कंपोनेंट को लेकर आओगे तो इस तरीके से ये पास हो जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात तो यहाँ से डीसी कंपोनेंट वाले दोनों ये आपके ये भी गलत हो गया। तो अब आपके पास ये भी गलत हो गया, आपके पास डीसी के द्वारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखो कपलिंग कैपेसिटर का मीन्स होता है, अगर आपके पास एक स्टेज आपने ये बना रखी है, फर्स्ट स्टेज यहाँ पर है और सेकंड स्टेज यहाँ पर है। तो इन फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज, और दिस इज योर सेकंड स्टेज। तो इन दोनों स्टेज को कनेक्ट करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं, इसे कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। आंसर आपका बी होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स का मीन्स ये है आपके पास कि इसका आंसर दोनों सही हो सकते हैं। कौन से क्वेश्चन के? थर्ड क्वेश्चन के। 78.5% एंड आपके पास 50%। एक बहुत ही फेमस बुक है आरपी गोयल, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आपका बी सही होगा। और मैं जितना अपने पर्सनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आपको, तो आपको जो आंसर लगाना चाहिए वो आपको बी ही लगाना चाहिए। ठीक है ना? आपका जो आंसर माना जाएगा करेक्ट, वो बी ही माना जाएगा। ठीक है, बस कुछ स्टूडेंट ने 50% लगा दिया होगा। इंटरनेट दे सकता है और भी काफी सारे बुक हैं 50% दे सकती हैं, लेकिन आपके पास आंसर करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर आप 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही क्वेश्चन आसान है। गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, किसी भी तरह का गेन हो सकता है। आंसर ए होगा। द पावर गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, मैंने बताया था ये जो गेन होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाईएस्ट होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखे हैं, तीन तरह के हुआ करते थे, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन एमिटर को यूज भी इसलिए ज्यादा किया जाता है कि वो सारे गेन कॉम्यूटर की सबसे ज्यादा होते हैं। तो आपका आंसर होगा बी। स्टेबिलिटी फैक्टर एस, इसका फॉर्मूला बताया था डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी ई ओ। तो आपका, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही हो जाएगा, सी होगा। आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एमिटर फॉलोअर इज। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे चीजों को लेकर, तो एक्चुअली होता क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस के कंपैरिजन में फॉर एमीटर फॉलोअर, एमीटर फॉलोअर के लिए इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस के कंपैरिजन में लेस होती है, बट अदर के कंपैरिजन में क्या होती है? हाई होती है। सो इसका आंसर वेरी हाई ना होकर ओनली हाई होगा। बिकॉज अदर के कंपैरिजन में तो कम है ना, इनपुट और आउटपुट में जब कंपैरिजन करोगे आप, तब इन दोनों के बीच में आपका आंसर जो होगा वो हाई रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 8। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, क्लास में बहुत ही प्रॉपर नोट से बनवाया था। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, तो आपके पास किसको एक्सप्लेन करता है? इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट को ये एक्सप्लेन करेगा। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट, बहुत ही बड़ी आसान क्वेश्चन।
क्या आता था वहां पर निकल कर ए इज इक्वल टू 8s। तो आपके पास एक्सीलरेशन इज इनवेरिएंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस प्लस इन्फिनिटी साई साई स्टार डी टो इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो आपको इससे निकालोगे तो यहाँ पर एक की वैल्यू अंडर रूट 2/L निकल कर आएगी। तो आपका आंसर ए सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 11, इसे पूरा अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा स्पेस कम है, स्पेस भी बना लेते हैं। ठीक, चलो पहले स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपके पास v की वैल्यू दे रखी है हियर, v इक्वल टू कितना है, c अपॉन रूट। तो यहाँ से आपके पास एम नॉट 1 माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। तो आप जानते हो एम नॉट अपॉन 1/2 मीन्स रूट 2 एम नॉट आंसर आ जाएगा। और रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है और एम नॉट। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से वही नॉर्मलाइजेशन के लिए आपके पास ट्रिक होती है सॉरी, साई साई स्टार बीटा इक्वल टू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो आपके पास जो साई दे रखा है ए ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या दे रखा है ई टू दी पावर आई ई टी अपॉन एस कट। ठीक है जी। अगर आप साई स्टार निकालने की कोशिश करोगे तो ए ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू दी पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच कट। अब एक बात कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, एक चीज चेक करेंगे आप यहाँ से अपने को, साई और साई स्टार जब करोगे आप तो ये दोनों चीजें चेक करो, e की पावर x e की पावर माइनस x ये खत्म हो जाएंगे, e की पावर 0 की वैल्यू 1। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या निकल कर आएगा, माइनस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और ये आपके पास क्योंकि एक्स टर्म में आ गया इसलिए बन हो जाएगा 2 से 2। अब देखो ए स्क्वायर तो बाहर बचेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1। ये आपके पास एक स्पेशल वैल्यू होती है किसकी, गामा इंटीग्रल की। गामा, ये आपका क्या बन गया, गामा इंटीग्रल। तो गामा इंटीग्रल की वैल्यू होती है यहाँ से निकलकर ए स्क्वायर रूट पाई अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू होती है तो ये बना जाता है। यहाँ तक किसी को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इसे सॉल्व करोगे आप तो ये निकल के आएगा पाई अपॉन अल्फा की पावर -1/4। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, देयर इज नो डाउट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, मोड का साइज पे क्या डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिपेंड करता है, बार बार बताया था। मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर, दो ऑपरेटर बताए थे जिसमें मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू माइनस आई एच का डेल्टा होगी। अब आपके पास आती है ग्रुप वेलोसिटी एंड फील्ड वेलोसिटी। vg बराबर होता है dw अपॉन dk, ये वाला करेक्ट सही आंसर। और vp बराबर होता है w अपॉन k, यहाँ पर अपोजिट कर रखा है इसलिए ये वाला आंसर आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। तो वो बस एक ही चीज समझने का था इसमें, अगर आपके पास सेम फंक्शन हो तो आपके पास 1 निकल कर आएगा। अगर ये फंक्शन अपोजिट होता है, ये साइड टू स्टार हो जाएगा, तो ये किसकी कंडीशन को फॉलो करेगा, ऑर्थोगोनल की कंडीशन को डिपेंड करेगा। तो यहाँ से चेक कर लो दोनों, आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा।
क्योंकि दोनों इसमें साई1 और साई2 अलग डिफरेंट डिफरेंट शो करोगे आप, तो आपके पास वैल्यू कितनी रह जाएगी, 0 हो जाएगी। चले भाई आगे, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है कि दी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैम्प 1 सेकेंड आप होल्ड ऑन करेंगे जरा। तो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करने से पहले, हाँ जी, तो क्या है, बिकॉज आप जानते हो लैम्डा इज इनवर्सली, या फिर एक और काम कर सकते हो आप, यहाँ से इसे रफ करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, मीन्स एच अपॉन एम बी, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम। तो अगर आप लैम्डा सबसे पहले प्रोटॉन का दिया है और फिर अल्फा का दिया, एक और चीज याद रखेंगे, मास ऑफ जो अल्फा होता है 4 मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अब ये यहाँ से करोगे आप मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये निकल कर आ जाएगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो इससे ये कैंसिल, तो आपके पास आंसर होगा 4:1। बी आंसर आपका सही होगा। ये तो आपका डी ब्रॉगली अभी बता दिया, डी आंसर होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, आपके पास ए आंसर होगा 7। डेविसन जर्मर, डेविसन जर्मर आपका क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया कॉम्पटन पे। इसकी देखो क्वेश्चन सबसे बड़ी बात क्या है, हिंदी में क्वेश्चन डिफरेंट दे रखा है, इंग्लिश में अलग है। तो यहाँ से आप क्रिटिकल वेवलेंथ की बात करोगे तो वो आपके पास पाई/2 पर मिलता है। चलो, आपके पास ये रिलेशन बताया था क्या, इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे आपके पास, तो ये बचेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। मास m बराबर एम नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करता हूँ मैं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो अगर v की वैल्यू आपने बढ़ा के कितनी कर सकते हो, मैं c के बराबर कर सकते हो, तो आपके पास m नॉट 1 माइनस 1 बचेगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। मीन्स अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हो तो आपके पास मास की वैल्यू इंक्रीज करेगी 23। चलो 24, ये प्रूफ करा रखा है, स्पीड ऑफ लाइट का जो डेरिवेशन निकालते हैं तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आता है। म्यू नॉट परमिएबिलिटी होती है और ये परमिटिविटी, तो क्या होती है, परमिएबिलिटी और ये परमिटिविटी। दोनों तो बड़ी क्वेश्चन पेपर बहुत ही मजेदार आया है, सिलेबस से बाहर मुझे नहीं लगता कि एक आध क्वेश्चन होगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा सभी का, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट सेशन आपका एकेडमिक होने वाला है, ये भी कंफर्म है, तो तैयारी करते रहिएगा और बीएससी में फोकस्ड रहिएगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए। 25 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 25 के बारे में बात करें तो v बराबर v नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और क्यूब के बारे में बात कर रहे हो तो एल नॉट क्यूब 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आंसर यहाँ से आपके पास हो जाएगा बी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं डिफरेंट क्वेश्चन को चूज तो नहीं कर लिया, एक सेकंड, क्वेश्चन ये दूसरा है, मैं क्वेश्चन आंसर दूसरा बता गया हूँ। वेट 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 25 का क्वेश्चन ये नहीं है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट कहीं है। 25 क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे हम, हमने गलती की है। द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v इज। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। एक और यहीं पर होती है रेस्ट मास एनर्जी, जिसका होता है एम नॉट सी स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तब जो टोटल एनर्जी सी स्क्वायर करते हैं, एम सी स्क्वायर आती है, तो आपका आंसर होगा सी। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या बताया था भाई, कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम के बारे में बात कर लो, सभी डायरेक्शन में सेम होती है। 27 क्वेश्चन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस गैलीलियन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन में कब कन्वर्ट हो जाती है। तो कन्वर्ट जब होती है जब आपके पास v
से ज्यादा सी हो जाए, तो आपका आंसर ये होगा। मैं जो लास्ट क्वेश्चन बताने वाला था वो ये था, 28 के बारे में बात करा तो वी नॉट अंडर वुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ से निकल कर आएगा एल नॉट क्यू अंडर वुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये आंसर आपका सी होगा। मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या लिख सकते हैं हम इसे, मजेदार। कैसे मजेदार है आओ चेक करते हैं। आंसर पहले बता दूं मैं, बी होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में इसलिए पड़ जाते हैं, गामा एक्स डैश प्लस वाई बराबर वाई डैश होता है, जेड बराबर जेड डैश होता है, टी इक्वल टू गामा टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या था, ये कन्वर्ट था, एफ डैश के बारे में दे रखा था, टी डैश के बारे में, तो यह माइनस सिंबल आने थे दोनों, इसलिए आंसर आपका बी होगा। चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। 29 होगा, 20। अब चलते हैं 30। द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल फील्ड। सीधी सी बात, हमने बार बार बताया था, अर्थ आपके पास नॉन इनर्शियल होती है। अर्थ कौन सा होता है, नॉन इनर्शियल। एवरी रोटेटिंग एंड एक्सीलरेटेड फ्रेम आर नॉन इनर्शियल। तो आपके पास जब कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तभी आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। आ जाओ भाई, फिर से माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट उन्होंने पूछ लिया है। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को, अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, द माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड टू। परफॉर्म टू क्या होता है, डिटेक्ट द मोशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू ईथर। ठीक है ना। ईथर एक माइकलसन मॉर्ले ने ईथर एक ऐसा फ्रेम माना था, उन्होंने कहा था एक ऐसा फ्रेम हम बना लेते हैं जो कोई एब्सोल्युटली रेस्ट में हो। एब्सोल्युटली रेस्ट में जो फ्रेम होगा उसे क्या कहेंगे आप, ईथर। लेकिन बाद में ये थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है ना, तो आंसर आपका डी होगा। फिर क्या कह रहा है, माइकलसन मॉर्ले का नेगेटिव रिजल्ट बाय ईथर वेरीफाइड नहीं हो पाया था। ठीक है जी, चलो अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक और। क्या कह रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट इट्स लेंथ, तो पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये कहना चाह रहा है अगर बी बराबर सी कर दे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये जीरो हो जाएगी भाई, तो अप्रोच टू जीरो। आ जाओ भाई, एम बराबर फॉर्मूला होता है एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसे लेके जाएंगे तो पावर माइनस हाफ बचेगी, तो आपके पास आंसर डी होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, टोटल एनर्जी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। ये बहुत सारे हमारे मार्थी स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर लगाया है। टोटल एनर्जी की जब भी बात करेगा तो वहां पर ई बराबर एम सी स्क्वायर ही होगा। काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये आपका यही रहेगा। चलो फोटोन के केस, जब मासलेस के बारे में बात करता है इसका मतलब ये फोटोन के बारे में बात कर रहा है, और फोटोन के लिए पी बराबर में मोमेंटम होता है ई बाई सी। किसके लिए बात कर रहा है, फोटोन या मासलेस पार्टिकल के बारे में, तो आंसर आपका होगा बी। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपके पास वेलोसिटी रिलेटेड थ्योरम से एक कराई थी हमने, तो वो क्या थी, यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश। यहाँ बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन का खेल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपकी अर्थ चल रही है वो 0.9 सी से चल रही है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से 1। अब आपके पास प्लस कर दो, ये वो आ जाएगा आपके पास सी, और ये फिर से 0.9 सी। लेकिन मैं इसको रफ करके एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से, ये बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन का खेल है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ 0.9 सी आएगा और सी अपॉन सी स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर बचेगा -0.1 सी अपॉन 0.1 सी। इससे ये कैंसिल आउट, तो अपोजिट डायरेक्शन में 1 से चलेगा, तो आंसर आपका 1 सी हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो वहां पर निकल कर आती है वो आती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो आपके पास आंसर हो जाएगा डी। कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आप सबने पढ़ रखा है,
0.024 एंगस्ट्रॉम करके वैल्यू आती है फॉर इलेक्ट्रॉन के केस की बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एंगस्ट्रॉम अगर आप 2 प्लेसेस इधर लेके जाओगे तो 2.4 बचेगा। ये एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा 10⁻⁻12। -12 मीन्स पिकोमीटर, तो इसलिए आंसर आपका होगा ए। अब बात करते हैं 40 क्वेश्चन नंबर 40। भाई इतना भी कोई हलवा क्वेश्चन दे सकता है? एक्सपेक्ट किया था पेपर में? अगर मेरे स्टूडेंट ये नहीं कर पाए होंगे तो उन्हें डूब कर मरना चाहिए। 40 का शी 6.6 10⁻34। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यूनिट्स में, तो यूनिट निकाल सकते थे अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग होता था। ई बराबर एच न्यू से एच बराबर ई अपॉन न्यू रख देते। एनर्जी जूल होती है, ये सेकंड इनवर्स होता है तो बराबर जूल सेकंड आया था आंसर। चलो कोई नहीं, उम्मीद है कि करके आए होंगे। अब आता है इस मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दिए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कह रहा है मैं एक ग्राफ बना दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, तो इसलिए आपका आंसर 41 का ए होगा। अब आते हैं 42 क्वेश्चन का। तो 42 क्वेश्चन इससे बढ़िया क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इसमें है कोई। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी होता है 6.6 10⁻⁻34 9.1 इंटू 10⁻⁻31। एक ही इसको डाटा देना था, बाद बाकी वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आंसर निकल के आएगा 7.3 10⁻11। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है जी। ओके, द नेचर डेविसन जर्मर। बिना कुछ सोचे समझे हम डेविसन जर्मर की तरफ जाएंगे, बिकॉज बार बार डेविसन जर्मर जब एक्सपेरिमेंट करा रहे थे तो बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो जी, अब बात करते हैं प्रोपेगेशन वेक्टर के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है हमें, तो इसका आंसर पी होगा। एक क्वेश्चन नेक्स्ट और दे रखा है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में लैम्डा डीवीपी अपॉन डी लैम्डा, ये रिलेशन होता है किसका? ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी का। वीजी बराबर क्या होता है? डी डब्ल्यू अपॉन डी के, और वीपी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन के। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पुट करके देखे ना, सही आंसर आएगा। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, कोई आंसर दे रखा है वीजी बराबर वीपी, तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा ए, ठीक है जी। चलो अब आते हैं नॉर्मलाइज्ड। देखो फिर ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, आपसे बार बार सेम चीज पूछ रहा है, 1 के बराबर होना चाहिए। ट्रांजिस्टर बायसिंग इज नीडेड, हमें प्रॉपर फेथफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब है हमें प्रॉपर क्यू पॉइंट्स या ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए होते हैं, इसलिए हमें ट्रांजिस्टर बायसिंग की नीड होती है। 48 बनाते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, नहीं तो रजिस्टर इसको यहाँ लिखना चाहिए था, पूरा प्रॉपर लिखता तब बात आती। इसके लिए आंसर आपका सी होता है 1 प्लस बीटा। हमने डीसी लोड लाइन ड्रॉ की थी, बार बार कहा था भाई कि नोट कर लो। यहाँ से जब डीसी लोड लाइन की जो इक्वेशन आती है क्या होती है? आईसी आरसी प्लस वीसीई। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है? आईसी और वीसीई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब ये पूछा जा रहा है ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो इस वाली वैल्यू पे क्या रख दो, क्या रखना चाहोगे? इस एक्सिस पर बीसी की वैल्यू होगी 0, तो आईसी की वैल्यू आ जाएगी वीसीसी अपॉन आरसी, तो आपके पास आंसर हो जाएगा वीसीसी अपॉन आरसी। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा 50 वाला मेरे अकॉर्डिंग गलत क्वेश्चन है, बिकॉज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेस देन 1। अगर फिर भी आप लगाना चाहो तो आप बी लगा सकते हैं। चलो, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट इज। अब ये भी क्वेश्चन कोई गलत करके आएगा तो फिर वो बीएससी में होने के लायक नहीं, क्योंकि हमने 3 बायसिंग पढ़ाई थी मेनली, और उसमें कहा था वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। बिकॉज रीजन ये है क्योंकि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी जो कपल्ड एम्पलीफायर है वो इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं 52 क्वेश्चन। एक और बात बता दूं मैं, जो भी स्टूडेंट्स अलीगढ़ से अब तक जो पेपर हुए जिस
भी तरीके से हुए, भगवान ने आपका बहुत सपोर्ट किया, आप पास होते चले गए, एमसीक्यू पेपर आ गया आपके लिए। लेकिन अब जो पेपर होने वाले हैं वो एकेडमिक या लिखने वाले पेपर होने हैं। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे कोचिंग कीजिएगा, अगर आप किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ते हैं प्रॉपर क्लासेस कीजिएगा, क्योंकि बीएससी के पेपर अब आसान होने वाले नहीं। ठीक है ना। चलो, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन। अब भाई, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्लास सी। जैसे एक बार मैं कहता हूँ कि आंसर है क्लास सी। अब देखो क्लास सी का प्रॉब्लम क्या है। क्लास सी जो आपके पास एम्पलीफायर है उसके पास क्या होता है, हाई डिस्टोर्शन। हाई डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन की अलग अलग वैल्यू लिखाई थी, तो क्लास सी इसीलिए आपके पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी में लाइव नहीं कर पाएगा। अब क्या है, विच काइंड ऑफ कपलिंग इज यूज्ड पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर में तो ऐसी बात नहीं है, कर और भी सकते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर कपलिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड कपलिंग है। अब आप कहोगे सर ये आरसी कपलिंग का क्या यूज है, तो आरसी कपलिंग में एक बार बता दूं मैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी कपलिंग में यूज होती है। चलो आगे, चलो 54 के बारे में बात करते हैं। 54 क्या कह रहा है, द गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। भाई कितनी बार पेपर क्लास में ग्राफ बनाया था, देखो भाई, ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज हुआ करता था, ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज हुआ करता था। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वोल्टेज गेन है वो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में भी गिरता है और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में भी गिरता है। तो आपके पास सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। 55 का आंसर आपका ए है। ये थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन है तो इनको हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर। अब भाई देखो, हर एम्पलीफायर के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तभी तुम कर सकते हो। एक्चुअली है क्या, ये सारे ही एडवांटेज ट्यून्ड एम्पलीफायर के हैं, तो ऑल ऑफ दीज में इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो 57 क्वेश्चन, द नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर रिजल्ट इन। अब ये कह रहा है कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर भाई करता क्या है, इंक्रीज गेन एंड बैंडविड्थ। इंक्रीज गेन बट रिड्यूस्ड बैंडविड्थ नहीं जी, बैंडविड्थ को तो आपका नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज करता है लेकिन गेन को रिड्यूस्ड करता है, इसलिए आंसर सी होगा। दो क्वेश्चन नेगेटिव फीडबैक के आपके लास्ट में भी और मिलेंगे। चलो, द पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन, बार बार बताया था भाई साहब ऑसिलेटर ही होता है ऐसा जिसमें भी पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है। बारकसन क्राइटेरिया, हमने बताया था बारकसन की कंडीशन क्या होती है, तो बार बार निकल के आती थी ए बीटा बराबर 1। क्या, ए बी, कभी कभी हम भी ज्यादा हवा में उड़ने लगते हैं भाई, देखो कहते हैं बार कंडीशन ए बीटा इजकल टू 1, तो ये आपके पास बारकसन की कंडीशन हो जाए। ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60, ए हार्टले ऑसिलेटर इज यूज्ड टू जनरेट। हार्टले ऑसिलेटर किस में यूज किया जाता है, इसलिए भाई साहब रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है हार्टले। क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 गलत क्वेश्चन है, क्योंकि इसके आंसर दो है। गेन इज नेगेटिव, फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फीडबैक नेटवर्क इज 180 डिग्री। तो आपके आंसर दो होंगे सही। ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल आप जानते हो ऐसी होती है कुछ, और इसे कहा जाता है कोर, इसे कहा जाता है क्लेडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिवनेस मान लिया n1 है, क्लेडिंग का मान लिया n2 का। n1 इज ग्रेटर देन n2 होना चाहिए, तभी आपके पास यहाँ से क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करते हुए लाइट आगे ट्रेवल करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास होगा क्या होगा भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। न्यूमेरिकल अपर्चर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, और न्यूमेरिकल अपर्चर का एक मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल अपर्चर का आप एक सेकंड पेन चेंज करना। न्यूमेरिकल अपर्चर अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 स्क्वायर का मतलब n4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.563 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 1.498 का स्क्वायर। क्वेश्चन टफ नहीं था लेकिन कैलकुलेटिव था, इसीलिए आंसर आप जब भी निकालोगे इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 0.446 आएगा आंसर। ठीक है जी। एक और बढ़िया क्वेश्चन, द ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन। भाई ये क्वेश्चन मुझे जितना जो लगता है लगभग 90% स्टूडेंट ने गलत किया होगा, उन्होंने सी वाला आंसर बिना कुछ सोचे समझे लगाया होगा। ठीक है ना। चलो, होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर जो आपका यूज होता है वो एंडोस्कोपी में यूज होता है, ना कि सीटी स्कैन और एक्सरेज में। ठीक है ना। चलो, अच्छा अब कुछ कहेंगे सर, एंडोस्कोपी के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, चलो हम बताते हैं। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी क्या होती है, इमेज ऑफ इनर्ट पार्ट ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के इनर्ट पार्ट की इमेज को लेने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज करते हैं। इसीलिए आपका आंसर क्या सही होगा इसमें, डी वाला होगा। कोर डायमीटर, कोर डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 माइक्रोमीटर होना चाहिए। ठीक है ना। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, आगे बात करते हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया, वही चेक करो। न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्या होगा तो बढ़िया है, नहीं तो भाई साहब और बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर, रैले स्कैटरिंग। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है इसमें, आपको याद हो तो हमने चार लॉ पढ़ाए थे, एक स्टीफंस लॉ पढ़ाया था, वीन्स लॉ पढ़ाया था, रैले जीन्स पढ़ाया था और प्लांक पढ़ाया था। तो वहां से जो आपके पास रैली की निकल कर आती है 1/λ4, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। अब भाई देखो, इसको थोड़ा सा मैं मानता हूँ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो फॉर्मूला है वो लिखाया तो था क्लास में, लॉस इक्वल टू नेगेटिव में निकल कर आता है 10 log पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। अगर आप जब इसे कैलकुलेट करोगे, लॉग आउटपुट की वैल्यू कितना दे रखा है, 40 और 100, तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी, ये डीबी में ही आती है वैल्यू, डेसी डी मिस डेसिमल, तो इसकी वैल्यू होगी 3.98 डेसिमल। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 69। एक्टिव रीजन में कब काम, पहले तो एक्टिव रीजन हो, कट ऑफ रीजन हो या सैचुरेटेड रीजन हो, आते हैं आपके पास कॉमन एमिटर में। तीन कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ये चीजें होती हैं। तो कॉमन एमिटर के लिए जो करंट गेन की वैल्यू होती है बीटा, और आप कॉमन एमिटर एक बार ड्रॉ करके देख लें। हाँ जी बिल्कुल देख ले सकते हैं। तो कॉमन एमिटर कुछ इस तरीके से आपके पास ट्रांजिस्टर सर्किट बनता है, ये एमिटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। तो आप बता सकते हो कि करंट गेन क्या होगा, आउटपुट करंट ये वाली है, इनपुट करंट ये है, तो आई सी अपॉन आई बी, तो आई सी बराबर बीटा आएगी, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलो, in an optical fiber the refractive index of cladding material should be बताया था n1। अभी पीछे जब हमने क्वेश्चन किया था तो देखो, ये अभी पीछे मैं चेक करके उठा देता हूँ, ये n1 इज ग्रेटर देन n2 मींस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए। तो आपके पास आंसर हो जाएगा लेस देन, क्या होना चाहिए आंसर आपका, सी, लेस देन दैट ऑफ द कोर, कोर से कम होना चाहिए। अब भाई एक्सेप्टेंस एंगल साइन आई लिखा रखा है, साइन आई की वैल्यू जो आपके पास होनी चाहिए n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, या n1 n2 की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 यूज कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आ जाइएगा,
अगर आपके पास टैंक सर्किट एलसी लगा हुआ हो तो फ्रीक्वेंसी लिखा रखी थी 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। लेकिन जब भी आप आरसी सर्किट की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 1/2 पाई आर। तो आपके पास आंसर हो जाएगा सी। कुछ अब देखो, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन जो है वो फीडबैक से आएंगे। फीडबैक का मतलब क्या था, आपको 2 तरह के फीडबैक बता रखे थे। आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट में इन कर देना, क्या कहता है, फीडबैक कहलाता है। अब नेगेटिव फीडबैक पर आ जाए। इन ए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, देखो उसमें इन शॉर्ट बात करो, इसमें भी डी सही होगा। और एक क्वेश्चन है आपके पास नेगेटिव फीडबैक का, एक ये। दोनों बात देखिए, एक बार फिर से पढ़ेंगे। बैंडविड्थ ऑफ या फिर रीजन, यहाँ पर रीजन बढ़ाया हुआ, ऑफ कांस्टेंट गेन इंक्रीजेस। दोनों आंसर सेम है, ठीक है जी, याद कर लेना। अब अब कुछ मार्क थी, कुछ क्वेश्चन कर पाए होंगे नहीं। 74 चेक करेंगे। ए एफ इक्वल टू, याद कराया था क्लास में, अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ नेगेटिव कर देना, और अगर नेगेटिव फीडबैक हो तो यहाँ पॉजिटिव अपोजिट करना था। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1A, ये हो जाएगा बी वाला। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बनाने की कोशिश की है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज अपने अपने जितने भी नंबर बने हों वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है जी। थैंक यू।